गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम इकाई नंबर 3 के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 4 चैप्टर है। प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं, तीसरी यूनिट का नाम है प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा उदारवाद के बारे में, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 9 में हमने पढ़ा समाजवाद। आज हमारा चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर कितना है? 10। चैप्टर का नाम क्या है? मार्क्सवाद। मार्क्सवाद। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए विद्यार्थियों, मार्क्सवाद का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ द मार्क्सिज्म। प्यारे विद्यार्थियों, उदारवाद की विचारधारा के बारे में हमने पढ़ा कि उदारवाद जो है वो स्वतंत्रता पर आधारित विचारधारा है। व्यक्ति को स्वतंत्रता अधिक से अधिक कैसे दी जाए, व्यक्तिवादी विचारधारा है। व्यक्ति के हितों के बारे में जो चिंतन किया गया है, ऐसी विचारधारा उदारवाद विचारधारा है। समाजवादी विचारधारा समानता पर आधारित है। समाज के अंदर समानता कैसे स्थापित हो, अधिक से अधिक समानता स्थापित करके समाज के अंदर गरीब और अमीर के मध्य जो अंतर है इसको मिटा दिया जाए और समाज के अंदर सब एक जैसे हो। ये व्यवस्था जो है क्या कहलाती है? समाजवाद कहलाती है। तीसरी विचारधारा है विद्यार्थियों मार्क्सवाद। यह वर्ग संघर्ष पर आधारित विचारधारा है, जो ये मानती है कि समाज का आधार आर्थिक है। जिनका आर्थिक आधार पर नियंत्रण होगा, पूरे समाज के ऊपर उसका नियंत्रण हो जाएगा। इसलिए मजदूरों को क्या कर देनी चाहिए? क्रांति कर देनी चाहिए। और ये पूंजीपतियों ने जो आधार, यानी समाज का जो आधार आर्थिक आधार है, उस पर जो नियंत्रण कर रखा है, उनको सत्ता से बेदखल कर देना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहा, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। खोने के लिए ये गुलामी की बेड़ियां हैं, पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। दुनिया के मजदूरों को एक होने की बात कही। अगर दुनिया के मजदूर एक हो जाएंगे तो उनके पास में खोने के लिए कुछ नहीं है। क्या खोएंगे? आज तक जो गुलामी की बेड़ियों के अंदर जकड़े हुए हैं, वो बेड़ियां टूटेगी और कुछ खोने के लिए नहीं है। और अगर जीत गए तो पूरा संसार उनका होगा। पूरा सत्ता जो है दुनिया के ऊपर मजदूरों का राज होगा, क्योंकि वास्तविक जो उत्पादन है वो मजदूरों के द्वारा किया जाता है। तो मार्क्सवाद का अर्थ क्या है विद्यार्थियों? तो मार्क्सवाद की बात करें, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजिल। कार्ल मार्क्स व फ्रेडरिक एंजिल्स ने 19वीं सदी में एक विचारधारा का विकास किया। एक विचारधारा का विकास किया जिसे
मार्क्सवाद कहा जाता है। मार्क्सवाद कहा जाता है। कार्ल मार्क्स व फ्रेडरिक एंजिल्स ने 19वीं सदी में एक विचारधारा का विकास किया जिसे क्या कहा जाता है, मार्क्सवाद कहा जाता है। यानी मार्क्सवाद के प्रणेता कौन कौन थे, एक तो कार्ल मार्क्स और एक इनका दोस्त जिसका नाम क्या था, फ्रेडरिक एंजिल्स। फ्रेडरिक एंजिल्स मार्क्सवाद में एंजिल्स ने वैज्ञानिक दार्शनिक चिंतन किया, दार्शनिक पक्ष का चिंतन किया, तथा कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक पक्ष का चिंतन किया, राजनीतिक पक्ष का चिंतन किया। इन दोनों की मिली जुली विचारधारा को क्या कहते हैं, मार्क्सवाद कहते हैं। तो एंजिल्स ने मार्क्सवाद में कौन से पक्ष का चिंतन किया, वैज्ञानिक और दार्शनिक पक्ष का चिंतन किया, और राजनीतिक पक्ष का चिंतन किसने किया, कार्ल मार्क्स ने। तो इस प्रकार से ये दोनों पक्ष मिलकर के, वैज्ञानिक, दार्शनिक और राजनीतिक, ये पक्ष मिलकर के आगे मार्क्सवाद जो है वैज्ञानिक समाजवाद के तौर पे उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये एंजिल्स और कार्ल मार्क्स जो प्रणेता है, इन्होंने किस प्रकार से चिंतन किया, एक ने वैज्ञानिक दार्शनिक पक्ष का चिंतन किया, तो एक ने कार्ल मार्क्स ने जो है राजनीतिक पक्ष का चिंतन किया। अब अगर देखा जाए विद्यार्थियों तो कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक आधार व वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर समाजवाद की व्याख्या की। इसलिए कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। अब वापस सुन लीजिए विद्यार्थियों, आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक क्यों कहा जाता है, या वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। एक नंबर कैसे भी पूछ सकते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहते हैं। तो वैज्ञानिक समाजवाद, देखिए अभी तक हमने जो देखा कि जैसे काल्पनिक समाजवाद
काल्पनिक समाजवाद में थॉमस मूर है, साइमन है, फुरियर है, उनका नाम आता था। और समाजवाद के अंदर रॉबर्ट ओवन का नाम ब्रिटिश समाजवाद के अंदर। और उसमें भी हमने समाजवाद के दौरान भी पढ़ा कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसको कहते हैं? कार्ल मार्क्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? कार्ल मार्क्स को कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक आधार व वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर समाजवाद की व्याख्या की। इतिहास के अंदर इतिहास की आर्थिक व्याख्या की और इतिहास के पूरे उदाहरण बताए कि किस प्रकार से आर्थिक साधनों पर मजदूरों का अधिकार नहीं होने के कारण वे शोषण का शिकार हुए और ये पूरी व्यवस्था जो है इस प्रकार से बनी। जैसे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया, एक वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर, एक अर्थमेटिक जो फिगर उन्होंने दिए, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि उनका जो तरीका जो है एक्सप्लेनेशन का, वो एक साइंटिफिक वे था। इसलिए कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। तो अगर समर्थकों की बात करें इसके अंतर्गत भी, तो यही बातें उभर करके सामने आती है विद्यार्थियों कि मार्क्स के अलावा समर्थक कार्ल मार्क्स, उसका दोस्त फ्रेडरिक एंजेल्स, लेनिन, माओ से तुंग, ग्रामसी, यानी ये सब समर्थक किसके माने जाते हैं? मार्क्सवाद के समर्थक माने जाते हैं। स्टालिन, लक्जमबर्ग, ये लेनिन है, स्टालिन है, इनके कारण ही साम्यवादी क्रांति हुई थी विद्यार्थियों आधुनिक समय के अंतर्गत। तो स्टालिन है, लक्समबर्ग है, ल्यूकोज है, ये सब किसके समर्थक हैं? मार्क्सवाद के समर्थक हैं। किसके समर्थक हैं? मार्क्सवाद के। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स, तो जिसके आधार पर मार्क्सवाद डेवलप हुआ, प्रणेता है। इसके अलावा लेनिन आधुनिक समय के अंदर जैसे वास्तविक धरातल पर, ये तो इन्होंने कल्पना की थी कार्ल मार्क्स ने, लेकिन वास्तविक धरातल पर साम्यवादी क्रांति जो 1917 के अंदर हुई, अक्टूबर क्रांति रसिया की, सोवियत संघ की, उसके अंदर लेनिन ने मार्क्सवाद को वास्तविक धरातल पर स्थापित करने का काम किया। फिर लेनिन के बाद उनका जो उत्तराधिकारी था स्टालिन, और उसने तो एक आतंक स्थापित कर दिया था और बंदूक की नोक पर साम्यवाद स्थापित, कम्युनिस्ट शासन स्थापित करने का काम किया। माओ से तुंग ने चीन के अंदर कम्युनिस्ट शासन स्थापित किया। और ये लक्जमबर्ग है, ल्यूकोज है, ये भी यूरोपीय मार्क्सवाद के समर्थक माने जाते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये मार्क्सवाद की अवधारणा जो है 19वीं सदी में डेवलप हुई और इसी मार्क्सवाद को चुनौती देने के लिए उदारवाद को अपना रूप जो है परिवर्तित करना पड़ा। जो नकारात्मक उदारवाद है वो नकारात्मक उदारवाद धीरे धीरे किस में बदल गया? सकारात्मक उदारवाद में बदल गया, आधुनिक उदारवाद में बदल गया। क्योंकि उन्हें आभास हो गया कि अगर इस तरीके से हम चले तो आने वाले समय में हमारा लंबा इतिहास नहीं रहेगा। उदारवाद क्योंकि चैलेंज दे रही थी, पूरी दुनिया को दो भागों में बांट दिया था इस मार्क्सवाद ने। 1917 में जो साम्यवादी क्रांति हुई, लेनिन की विचारधारा आगे बढ़ी,
सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो साम्यवादी शासन को लेकर के कोल्ड वार शुरू हो गया था, एक तरफ पूंजीवादी विचारधारा थी तो एक तरफ मार्क्सवाद की विचारधारा, ये साम्यवादी विचारधारा थी। तो दुनिया दो भागों में बंट गया था, एक तरफ साम्यवादी विचारधारा के लोग और एक तरफ पूंजीवादी विचारधारा के लोग। तो ये वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जो कोल्ड वार हुआ उसमें बहुत सा योगदान किसका है? इस मार्क्सवादी विचारधारा का। इनसे प्रेरित होकर के रशिया के अंदर कम्युनिस्ट शासन स्थापित किया था विद्यार्थियों, व्लादिमीर लेनिन ने। किसने? व्लादिमीर लेनिन ने। और इस व्लादिमीर लेनिन के कारण ही विद्यार्थियों जो कम्युनिस्ट शासन था, जिससे अमेरिका के नेतृत्व के अंदर इन कम्युनिस्ट शासन को चुनौती दी जाने लगी और परिणाम यह हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद के दो ध्रुव बन गए, एक तरफ साम्यवादी थे तो एक तरफ पूंजीवादी विचारधारा के लोग थे। एक तरफ नाटो बना तो एक तरफ वार्सा पैक्ट बना, यानी अलग अलग सैन्य गठबंधन शुरू हो गए, मार काट की लड़ाई शुरू हो गई। प्रत्यक्ष युद्ध भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन क्यूबा मिसाइल संकट जैसी कई ऐसे उदाहरण जो हमने पढ़े, जिस समय ऐसा लग रहा था कि अब तो वर्ल्ड वार थर्ड होकर के ही रहेगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों अगर देखा जाए तो ये बातें हमारे सामने उभर करके आती है। तो ये समर्थकों की बात की जाए तो कार्ल मार्क्स है, फ्रेडरिक एंजिल्स है, लेनिन है, माओ से तुंग है, ग्रामसी है, स्टालिन है। अब मार्क्स का जीवन परिचय कहा जाए तो ये बात उभर करके सामने आती है विद्यार्थियों, मार्क्स का जीवन परिचय। कौन था कार्ल मार्क्स और कैसे अपनी विचारधारा को उसने आगे बढ़ाया। यूरोपीय देशों के अंदर जहां उदारवादी विचारधारा हावी थी, वहां कैसे इसने लोहा मनवाया और सोवियत संघ जैसे दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या की अकॉर्डिंग एरियाज, आज भी रूस ही है, तो इतना बड़ा देश जिसके अंतर्गत छोटे मोटे 15 देश शामिल थे, उनको मिला करके एक साम्यवाद विचारधारा का विकास करना और वास्तविक धरातल पर स्थापित करने का प्रयास करना। तो जीवन परिचय की बात की जाए विद्यार्थियों, कार्ल मार्क्स के बारे में ये तो आपको पता है कि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक है। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ। अठारह 25 वर्ष की उम्र में वर्ष की उम्र में 1843 ईस्वी में मार्क्स का विवाह जेनी से हुआ। अठारह में मार्क्स का लंदन में देहांत हो गया।
1818 में जन्म हुआ। 1843 के अंदर जेनी से विवाह हुआ। 14 मार्च 1883 को, 14 मार्च डेट देखी जाए तो, एक संघर्षशील व्यक्ति था। पिता चाहते थे कि कार्ल मार्क्स पढ़ लिख करके एक सरकारी अफसर बने, सरकारी कार्यों में भागीदार बने, लेकिन मार्क्स का विचार कुछ और था और उसने एक नई विचारधारा डेवलप करने पर अपना सब कुछ झोंक दिया। और 1818 के बाद जब 25 वर्ष की आयु में जेनी की जब उनसे शादी हुई तो ये उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। जेनी भी एक उदार विचार वाली महिला थी और जेनी से विवाह के बाद ये तो यानी कार्ल मार्क्स हमेशा मार्क्सवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में लगा रहा, उस चिंतन को आगे बढ़ाने में, किताबें लिखने में लगा रहा। घर का पालन पोषण करना सारी जिम्मेदारी जेनी पर आ गई। यानी कार्ल मार्क्स ने स्वीकार किया था कि जेनी की मौत ही उनकी वास्तविक मौत थी जीवन की, क्योंकि ये तो सारे दिन सिर्फ लिखने में पढ़ने में ही लगा रहता था, घर की कोई जिम्मेदारी के बारे में इन्हें पता नहीं था। और ये कहता था कि जब मैंने जर्मन आइडियोलॉजी लिखी तो जर्मन आइडियोलॉजी लिखने के बाद इतनी बड़ी लिख दी और लिखने के बाद मुझे लगा कि ये कोई ले तो रहा नहीं है, इसलिए मैंने उसको चूहों की कुतरनी के लिए छोड़ दिया। चूहों को छूट दे दी कि इतनी बड़ी किताब है भाई, मजे से खाओ, तुम तो अपना पेट भरो, मेरा तो इस किताब से पेट भरने वाला नहीं है। ये हालात थी। और कह रहा था कि जितनी आय उन किताब से नहीं हुई उतनी तो मैंने वो किताब लिखते समय पान की बीड़ियां पी करके पैसे खर्च कर दिए थे। तो ये हालात थी, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब थी। इनके 2 बच्चों की मौत जो है भूख के कारण हो गई। खाना नहीं दे पाया था कार्ल मार्क्स, क्योंकि जेनी की पहले ही मौत हो चुकी थी। ऐसी स्थिति के अंदर हालात ये थे विद्यार्थियों इस मार्क्स के सामने कि खाना देना तो दूर, जब इसके 2 बालकों की मौत हुई तो कफन के लिए देने के लिए इनके पास कपड़ा तक नहीं था। इतना गरीब, लेकिन कभी विचारधारा से समझौता नहीं किया और एक नई विचारधारा स्थापित करके दुनिया के अंदर एक्सपेरिमेंट के तौर पे स्थापित कर दी थी। यानी इन सभी परिस्थितियों के अंदर जो जेनी ने साथ दिया वो काबिले तारीफ था और अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाया। जर्मनी के अंदर जब इन्हें लगा कि यहाँ पे उदारवादी विचारधारा या तानाशाही शासन की स्थापना होने लगी है, तो वहां से ये कहाँ आ गया 1883 के आसपास जो हैं, क्योंकि उस समय स्थितियां जर्मनी फ्रांस के अंदर तानाशाही शासनों का उदय होने लगा था। तो ये वहां से कहाँ आ गया, लंदन आ गया था, यानी ब्रिटेन आ गया था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों कार्ल मार्क्स का जीवन बड़ा संघर्ष भरा रहा, लेकिन परिस्थितियों से कभी समझौता नहीं किया और अपनी एक नई आइडियोलॉजी जो है, नई विचारधारा जो है, एक दुनिया के सामने पेश की। ये दुनिया के सामने जो पेश की, इनमें जो मुख्य बातें जो हैं वो यही है विद्यार्थियों कि किस प्रकार से जिसने संघर्ष किया है, जिसका उत्पादन में वास्तविक योगदान है, उनका हक कैसे दिलाया जाए, मजदूरों का शासन कैसे स्थापित किया जाए। तो अगर बात की जाए विद्यार्थियों इसके अंतर्गत मार्क्स के दर्शन के स्रोतों की और इस जीवन परिचय के अंदर बात की जाए फ्रेडरिक एंजिल्स से मार्क्स की दोस्ती, इतिहास प्रसिद्धि।
इन दोनों की वजह से ही विद्यार्थियों ये विचारधारा जो है दुनिया के सामने आई। 1 नंबर का क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था कि मार्क्सवाद के अंदर किन 2 व्यक्तियों की दोस्ती इतिहास प्रसिद्ध है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल। अब मार्क्सवाद के स्रोत, मार्क्सवाद कैसे विकसित हुई, ये विचारधारा जो है किन स्रोतों के आधार पर डेवलप हुई, ठीक है। अगर ये बात देखी जाए विद्यार्थियों, मार्क्सवाद के स्रोत, मार्क्सवाद दर्शन के स्रोत अगर दर्शन के स्रोतों की बात की जाए तो सबसे पहला प्रभाव जो है विद्यार्थियों जर्मन विद्वानों का प्रभाव। नंबर 1, मार्क्सवाद या मार्क्स पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा? जर्मन दार्शनिकों का प्रभाव, जर्मन दार्शनिकों का प्रभाव। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक का सिद्धांत हीगल से व भौतिकवाद का सिद्धांत फायरबाख से लिया। तो सबसे पहला प्रभाव किसका पड़ा? दार्शनिक। कौन से दार्शनिक? जर्मन दार्शनिक। जर्मन दार्शनिकों को 2 नाम आते हैं विद्यार्थियों, एक नाम आता है हीगल का और एक नाम आता है फायरबाख का। हीगल से तो कौन सा सिद्धांत लिया? द्वंद्वात्मक। और भौतिकवाद किसे लिया? फायरबाख से। दोनों को मिला करके आगे कौन सा सिद्धांत दिया? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। कौन सा सिद्धांत दिया जो इतिहास प्रसिद्ध है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अब याद कैसे करें कि द्वंद्वात्मक किससे लिया, भौतिकवाद किससे लिया? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत लिया, कार्ल मार्क्स ने भौतिकवाद का सिद्धांत लिया। तो याद करने का सीधा बात है दही भोपा, दही भोपा। मतलब द्वंद्वात्मक हीगल से लिया और भौतिकवाद किससे लिया? फायरबाख से। द्वंद्वात्मक होता क्या है? द्वंद्वात्मक ये बताता है कि सृष्टि की रचना हो रही है। सृष्टि जो है, ये जो प्रकृति है, ये इसकी रचना हो रही है। किस प्रकार हुई और कैसे इनका विकास हो रहा है? तो हीगल भी मानता है कि यह सृष्टि की रचना जो है टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई है, कोई अचानक सृष्टि की रचना नहीं हुई है, बहुत समय लगा, टेढ़े मेढ़े तरीके से इसकी रचना हुई है। इसी प्रकार कार्ल मार्क्स भी मानता है कि सृष्टि की रचना टेढ़े मेढ़े तरीके से लंबे समय से हुई है। यानी सृष्टि की रचना किस प्रकार हुई, यह है द्वंद्वात्मक। भौतिकवाद कहता है कि सृष्टि की रचना में मूल तत्व क्या है, पहले कौन सा तत्व आया जिसके आधार पर यह सृष्टि के अंदर जीव जंतु वगैरह पैदा हुए। तो इसके बारे में, भौतिकवाद के बारे में मार्क्स जो है हीगल से सहमत नहीं था, इसलिए फायरबाख से लिया। क्योंकि हीगल जो है वो चेतन तत्व को मानता है कि शुरुआत में कोई चेतन तत्व था और चेतन तत्व से जो है आगे जीवों की उत्पत्ति हुई। लेकिन फायरबाख कहता है कि चेतन तत्व से नहीं, सृष्टि की रचना जो है जड़ तत्व से हुई, जिसमें चेतना का अभाव होता है। जैसे गेहूं का दाना है, ठीक है ना,
तो यह भी मानता है, यानी मार्क्स भी मानता है कि सृष्टि की रचना का मूल तत्व क्या है? जड़ तत्व है। ठीक है, तो पहला प्रभाव जो देखा जाए विद्यार्थियों, तो जर्मन दार्शनिकों का प्रभाव है। दूसरी बात, ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों के चिंतन का प्रभाव। ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों के चिंतन का प्रभाव। एडम स्मिथ, जिसे अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, वेल्थ ऑफ नेशंस इसकी किताब है। एडम स्मिथ व रिकार्डो के श्रम सिद्धांत से प्रभावित होकर अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया। आगे पढ़ेंगे हम अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है विद्यार्थियों, दास कैपिटल किताब में दिया है, वो रिकार्डो के श्रम सिद्धांत से प्रभावित होकर के दिया है। किसके श्रम सिद्धांत से प्रभावित होकर के दिया है? रिकार्डो के श्रम सिद्धांत से प्रभावित होकर के दिया। यानी इसी प्रकार से ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों का जो है प्रभाव, चिंतन का प्रभाव किस पे पड़ा? मार्क्सवाद पे। जिस प्रकार से जर्मन दार्शनिकों का पड़ा, वैसे के वैसे फ्रांस समाजवादियों का प्रभाव पड़ा। अलग अलग बातें हैं। फ्रांस समाजवादियों का प्रभाव, क्योंकि इसकी विचारधारा में दार्शनिक विचारधारा भी है, आर्थिक बात भी है और समाजवाद की बात भी है। तो दार्शनिक विचारधारा का प्रभाव कहां से लिया? किन दार्शनिकों का प्रभाव पड़ा? जर्मन दार्शनिकों का प्रभाव पड़ा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसका प्रभाव पड़ा? ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों का प्रभाव पड़ा। और समाजवाद के क्षेत्र में किसका प्रभाव पड़ा? फ्रांस समाजवादियों का प्रभाव पड़ा, जिसमें साइमन फूरियर, के काल्पनिक समाज, ये जो इन्होंने काल्पनिक समाजवाद दिया था, काल्पनिक व क्रांतिकारी समाजवाद का प्रतिबंध किया। साइमन फूरियर ने काल्पनिक व क्रांतिकारी समाजवाद, क्रांतिकारी समाजवाद का प्रतिबंध किया। जिनसे प्रभावित होकर के कार्ल मार्क्स ने विद्यार्थियों, जिनसे प्रभावित होकर के कार्ल मार्क्स ने जो हैं शोषण वाले वर्ग के विनाश का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष, शोषण वाले वर्ग का अंत, शोषण वाले वर्ग के विनाश का सिद्धांत, व वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत इनसे प्रभावित है, क्योंकि जो साइमन और फूरियर ने बताया कि किस प्रकार से शोषण हो रहा है मजदूरों का, ठीक है, एकता के अभाव के अंदर, तो इन शोषण की बात से प्रभावित होकर के विद्यार्थियों ने शोषण वर्ग के विनाश का सिद्धांत दिया, वर्गविहीन और राज्यविहीन एक समाज की स्थापना की बात जो है की। साथ साथ में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां,
नंबर 4, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां पूंजीवादी समाज की शोषणयुक्त प्रवृत्ति ने पूंजीवादी समाज की जो शोषणयुक्त चरित्र जो था, शोषणवादी पूंजीवादी समाज के शोषणवादी चरित्र ने मार्क्स को क्रांतिकारी विचारों के लिए प्रेरित किया। मार्क्स को क्रांतिकारी विचारों के लिए यानी दार्शनिकों की बात की जाए तो दार्शनिकों में प्रभाव पड़ा जर्मन दार्शनिकों का, अर्थशास्त्रियों में ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों का, समाजवादियों में फ्रांस के समाज, 3 अलग अलग देशों से प्रभावित हुए। लेकिन जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां उस समय की जो थी, जिस प्रकार से पूंजीवादी दिनों दिन शोषण कर रहे थे, और शोषण जब हद से ज्यादा हो जाता है तो शोषक वर्ग जो होता है, शोषक वर्ग, ठीक है ना, जो होता है अधिक शोषण करता है, और जो शोषित वर्ग होता है जब पानी सिर के ऊपर से बहने लग जाता है तो वो मजबूर होकर के क्या कर देगा, क्रांति कर देगा। तो जो वहां की परिस्थितियां देगी, इससे शोषणवादी जो चरित्र था इनका, पूंजीवादियों का, इनसे प्रेरित होकर के जो है उन्होंने एक क्रांतिकारी विचारों के लिए अपने आप को प्रेरित किया। तो ये है हमारे विद्यार्थियों मार्क्सवाद दर्शन के स्रोत। थैंक यू ऑल ऑफ यू।